हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको के भी देखिए, जो सीटेट जो मॉक टेस्ट दिया है उसमें पैडागोजी का आपका जो सीडीपी का क्वेश्चन कैसा है, कैसे आप चारों जो 5 गो सब्जेक्ट होता है उसका आप क्वेश्चन कैसे देखिएगा, इस पर हम आइए अब आपको बताते हैं कैसे कैसे देखना और आपका सीडीपी का क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, सीडीपी का क्वेश्चन कहाँ से पूछा हुआ है, आपको क्या क्या चीज़ का तैयारी करना होगा, ये सब चीज़ के बारे में आपको हम बताएंगे। तो आइए देखिए, आपको लिंक हम दिए होंगे, जो नहीं लिए होंगे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप पर हम लिंक भेज देंगे और कैसे एग्ज़ाम देना है ये भी आपको अभी हम बताएंगे। 9576002401 पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, हम लिंक आपको भेज देंगे, समझे। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसे लिंक जैसे ही खोलिएगा आप, लिंक देंगे तो ऐसे आएगा, फिर इसको आप कुछ नहीं करना है, आप एक बार साइन इन कर देना है, समझे। साइन इन कीजिएगा तो उसके बाद आपको इसमें इंग्लिश में दिया है, आप पढ़ने के लिए देता है, आप पढ़ सकते हैं इसको, आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर लैंग्वेज बोलता है आप हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं इंग्लिश में, तो हम हिंदी में देंगे, तो यहाँ पर हिंदी कर लेते हैं। फिर यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर अथी का दे दीजिएगा और फिर आई एम रेडी टू विंग कर दीजिएगा, समझे। इसके बाद कर दीजिएगा तो फिर आपका अब क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए अब क्या करना है आपको अब करना है, आपको यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में दिया है इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको आएगा। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो AAT 20 पेपर 1 क्लिक कीजिएगा, समझे। पेपर 1 क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर साइड लेफ्ट राइट साइड में क्लिक कीजिएगा तो आपका इसमें 3 क्वेश्चन आएगा, 3 तरह का। पैडागोजी का आएगा, मैथमेटिक्स आएगा और इन्वायरमेंटल स्टडी का आएगा, 3 गो EVS मैथ और अथी। फिर आपको अथी करना होगा, लैंग्वेज करना होगा, तो पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, समझे। पेपर 1 कीजिएगा तो यहाँ पेपर 1 आ जाएगा, पेपर 2 कीजिएगा तो पेपर 2 मतलब आ जाएगा, समझे। और हिंदी इंग्लिश यहाँ से करना होगा, तो मान लीजिए पेपर 2 आप हिंदी लिए हुए हैं तो हिंदी यहाँ से कर सकते हैं, समझे। मान लीजिए आप पेपर 1 आप हिंदी लिए हुए हैं तो यहाँ से आप हिंदी कर सकते हैं, समझे। यहाँ से आप हिंदी पर क्लिक कीजिएगा तो हिंदी हो जाएगा, समझे। तो ये आप कर सकते हैं। तो आइए अब हम पैडागोजी का क्वेश्चन देखना है, इसीलिए हम पैडागोजी पर ध्यान देंगे। यहाँ से पैडागोजी का क्वेश्चन हमको आ गया, समझे। अब देखिए एक और चीज़ आपको बताते हैं कि सीटेट इस बार आपको निकालना है ऑनलाइन, तो देखिए हम फैक्ट के आधार पर बोल रहे हैं। देखिए अब उतना क्वेश्चन सीटेट कहाँ से लाएगी, देखिए बहुत शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, समझे। तो अब आपका 16 तारीख से लेकर 13 मतलब 16 दिसंबर 2021 से लेकर 13 जनवरी 2022 तक एग्जाम होने वाला है। बहुत सारा शिफ्ट में एग्जाम होगा। देखिए अब प्रत्येक शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो अब मान लीजिए कम से कम होगा तो आपका 50 शिफ्ट से ऊपर एग्जाम होगा, समझे। तो अब उतना 50 को टाइप का क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, तो देखिए सबसे क्वेश्चन देखिए जो सीटेट आपका मॉक टेस्ट में भी जो क्वेश्चन दी है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दी है, समझे। इसीलिए आपको 2011 से लेकर 2021 तक क्वेश्चन को एकदम आपको घोर के पी जाना होगा, एकदम उसको एकदम दिमाग में रख लेना होगा, तभी आपका, क्योंकि देखिए उतना क्वेश्चन है। और देखिएगा कोई ना कोई सेटे का क्वेश्चन आपको उठा के दे देगा, 2021 12 का 15 का इसे 11 का, समझे। 2011 से सीटेट हो रहा है, कुछ बीच में कुछ साल में नहीं हुआ था, समझे। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसीलिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा 2011 से 21 तक। और फिर आपको बताएंगे कौन बुक लेना है, वो अगला वीडियो में बताएंगे, समझे। तो आइए हम क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। देखिए 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन अब बताएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये 2021 के जो एग्जाम हुआ था, 2019 का ही फॉर्म दिसंबर वाला भरा था, तो बीच में तो एग्जाम नहीं हुआ, तो उसका एग्जाम 31 जनवरी 2021 को हुआ था, समझे। तो ये पेपर 1 का क्वेश्चन है। पेपर 1 जो आपका जो 1 से 5 के लिए होता है उसका सीडीपी का क्वेश्चन है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, ये भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन दिया है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम रट जाइए आप, समझे। पहला क्वेश्चन आपका है कि एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर दिया जाता है। कि समावेशी कक्षा क्या होता है, सिंपल समझिएगा। देखिए समावेशी कक्षा उसे कहते हैं जहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे, विकलांग बच्चा हो, मंदबुद्धि, मतलब कोई भी प्रकार का बल्ला हो, विशिष्ट बालक हो, समान बालक हो, सभी को एक समान, मतलब एक रेगुलर स्कूल में, नियमित स्कूल में शिक्षा देना था। देखिए वही क्वेश्चन है आपका कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। दूसरा है आपका अभिवेदी स्वरूप निर्देश, मतलब निर्देश उद्देश्य जहाँ भी रहेगा उसको आपको क्या करना है, काट देना है। प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य, प्रदर्शन के आधार पर लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं, समझे। इसीलिए इसमें सबसे आपका बेटर ऑप्शन होगा आपका ए नंबर। देखिए जो डी नंबर आपका ऑप्शन है कि सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों का अलगाव, अलगाव ये सब जहाँ भी आपको मिलेगा ना ऑप्शन, निगेटिव वर्ड जहाँ भी आपको मिलेगा ऑप्शन वो कटा जाता है, इसीलिए आपका 1 नंबर। ऐसे आप ऑनलाइन एग्जाम दीजिएगा, क्लिक कीजिएगा जो सामने होगा और फिर सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा, तो अपने यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ग्रीन हो जाएगा, हरा हो जाएगा। 1 नंबर देखिए ग्रीन हो गया, रेड हो जाएगा तो समझिएगा अभी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं लेकिन क्या किए हैं कि आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए हैं, समझे। दूसरा क्वेश्चन है
कि एक कार्य के दौरान सहना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचार के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। व्यक्तिगत वाक्य मतलब एक प्राइवेट स्पीच होता है, जो बताया था कि बच्चा जो देखिएगा, बहुत बच्चा होगा 2 साल 3 साल का, वो बच्चा अपने कोई चीज़ से खेलेगा, उससे अपने अपने बात करेगा, अपने से उसमें बात करता है, समझे। तो ये चीज़ को बताए हुए हैं वाइगोस्की क्या, कि व्यक्तिगत वाक होता है, यानी प्राइवेट उसका स्पीच है। और यही चीज़ को बच्चा जब बोलता है तो उसको पियाजे बोले हुए थे, उसका ईगो मतलब अहम केंद्रित, यानी ईगो सेंटर्ड, वो मतलब बच्चा ईगो है, इसलिए वो बोल रहा है। तो क्या है, तो क्या है आपका एक आत्म केंद्रित, मतलब उसमें आत्म केंद्रितता को दर्शा रहा है, समझे। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा, समझे। तीसरा है आपका क्वेश्चन कि मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य क्या होना चाहिए। देखिए, योग्यता आधारित समूह जहाँ भी रहेगा ना, ऑप्शन वो गलत हो जाएगा, समझे। योग्यता तो बांटना नहीं है बच्चा को, अब ये कम तेज बच्चा है तो ये अधिक तेज बच्चा है, समझे, ऐसा नहीं करना है, समझे। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा आपका ऑप्शन है कि विद्यार्थी की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करें। देखिए, मूल्यांकन क्यों किया जाता है, कि बच्चा है कोई चीज़ कमी हो गया तो फिर उसको पूरा करना, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन हम चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। तीसरा है पुरस्कार वितरण। देखिए, पुरस्कार शब्द जहाँ भी मिल जाएगा उसको आंसर में काटे, क्योंकि सीटेड पुरस्कार को एकदम बोलती है पुरस्कार दंड ये सब देना नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। चौथा ऑप्शन है आपका विद्यार्थी को नामांकित करना। नामांकित मतलब नहीं करना कि वो तेज है, वो भूत है, गोबर है, ये सब नहीं बोलना है, समझे। तो इसीलिए आपका कौन ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर पर क्लिक कर देना है, फिर 7 नेक्स्ट कर देना है, समझे। फिर आपका अगला क्वेश्चन, देखिए एक और चीज़ है, यहाँ पर टाइम भी लिखा रहा था। सीटेट ऑनलाइन एग्जाम देने से ये भी फायदा है, यहाँ पे टाइम दे ले रहेगा आपका, है ना, 2.5 घंटा समय देता है, तो 2.5 घंटा में आपका टाइम भी चलता रहेगा कि कितना आपका समय चल रहा है, समझे। आइए अब अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित किए थे। तो देखिए, वो बताया था संरचना, मतलब जो संरचना होता है उसको स्कीमा या मोनोबंध कहते हुए हैं, समझे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर सेव है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा, समझे। फिर अगला क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता यानी क्रिएटिव जो बच्चा माइंड का होता है उसका आप कैसे पहचान कीजिए, उसका क्या लक्षण है, समझे। तो देखिए, उसका सबसे अच्छा लक्षण जो होता है कि वो उसमें अपसारी चिंतन पाया जाता है, यानी बहुत तरह से वो सोच सकता है, समझे। इसका आंसर कौन हो जाएगा, जहाँ भी आपको अपसारी चिंतन मिलेगा ना, प्रतिभाशाली बालक में और किसमें, तो सृजनात्मकता में, यानी आपका क्रिएटिव माइंड वाले बच्चे में, उसमें अपसारी, अभिसारी चिंतन नहीं, अपसारी चिंतन, प से प्रसारित करना, मतलब बहुत दिशाओं में सोच सकता है, तो प याद रखिएगा, प्रसारित चिंतन, अपसारी चिंतन उसी को कहते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 7 नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर लिखा हुआ है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, कैसे, क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है। तो देखिए, आपका जो वाइगोस्की है वो बोले थे जो बच्चा को हम टेम्पोररी सपोर्ट या उस समय एक सहायता देते हैं, जब बच्चा कोई चीज़ सीख रहा होता है, नई चीज़ सीख रहा होता है, तो उसको स्कोलफोल्डिंग कहते हैं, यानी एक ढांचा बोलते हैं, समझे। या पार या आधारभूत संरचना उसका बोलते हैं, जो इसका सी नंबर इसमें ऑप्शन हो जाएगा। इंग्लिश में स्कोलफोल्डिंग उसको बोला जाता है, समझे। यानी टेम्पोररी सपोर्ट, जैसे मान लीजिए कोई आदमी कोई चीज़ सीख रहा है, नया चीज़ सीख रहा है, मान लीजिए कोई साइकिल ही सीख रहा है, चाहे कोई भी चीज़ सीख रहा है, तो पीछे से मान लीजिए उसको पकड़े हुए हैं, तो वो क्या है, एक टेम्पोररी सपोर्ट है, इसको छोड़ दीजिएगा तो वो गिर जाएगा। तो क्या होगा कि मतलब ये एक टेम्पोररी सपोर्ट, इसी को मतलब जो वाइगोस्की बोले थे, ये क्या है, पार, या उसी को बोलते हैं हम लोग मार, मतलब एक बोल सकते हैं कि मतलब सपोर्ट देना, समझे। तो आंसर हो जाएगा फिर 7 नेक्स्ट आप कर दीजिए। फिर आपका क्वेश्चन है कि जन्म से किशोरावस्था के बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। देखिए, आप पियाजे का सिद्धांत पढ़े होंगे, तो पियाजे क्या बोले थे कि पहले 4 गो अवस्था है ना पियाजे का, कौन कौन अवस्था है, तो पहले होता है संवेग, क्या उसको बोलते हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा होता है मूर्त, तीसरा होता दूसरा अवस्था है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त, चौथा है अमूर्त, समझे। यानी पहले विकास क्या होगा आपका, बच्चा में संवेदिक होता है, फिर मूर्त होता है, तब बच्चा में अमूर्त होता है, समझे। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका अगला है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखना चाहिए, समझे। यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखना चाहिए, तो ये क्या है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का एक परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, समझे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए आप अगला देखते हैं कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास बहुआयामी होता है, बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल, यानी उसमें आपका संज्ञानात्मक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, ये सब जितना विकास होता है, आपका चारित्रिक विकास होगा, ये सब जितना विकास होता है, समझे।
मानसिक विकास होगा, ये सब आपका बहुआयामी है। दूसरा ऑप्शन है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी लिए समान होती है। ये जरूरी नहीं है, चाइना के बच्चा में अलग विकास होता है, इंडिया के बच्चा में अलग होगा, जापान के बच्चा में अलग विकास होता है। विकास केवल विद्यालयों के में होने इसको विकास केवल विद्यालय में होने वाली अधिगम अधिगम से ही होता है। यदि देखिए केवल जहाँ मिले ऑप्शन एक कट जाता है, समझे, ये ऑप्शन होगा नहीं। फिर आपका बच गया विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, जरूरी नहीं है, ये सब ऑप्शन कट जाएगा, ये सब कट जाएगा। आपका 4 नंबर ऑप्शन, सॉरी 1 नंबर ऑप्शन सही है, तो इसको क्लिक करके आप 7 नेक्स्ट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल मतलब होता है फिक्स, मतलब जो है वही, तो ये तो नहीं है बाल केंद्रित शिक्षा में या प्रगतिशील शिक्षा में, तो ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा है विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन होता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपको देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है कि एक प्रगतिशील कक्षा में, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, तो अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अटल मतलब होता है फिक्स, देखिए अब फिक्स है तो आप बाल केंद्रित है, प्रगतिशील शिक्षा है तो बच्चा का अनुरूप ही हमको पढ़ाना है, तो इसलिए आपका ऑप्शन एक गलत हो जाएगा, ये नंबर। 2 नंबर ऑप्शन है कि विद्यार्थी देखिए प्रतिस्पर्धा कंपटीशन विद्यार्थी में नहीं कराना है, समझे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा है विद्यार्थी उसके अकादमिक अंक जहाँ भी मिले वो भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, समझे। ज्ञान की संरचना के लिए मतलब ज्ञान को मतलब निर्माण करने के लिए बच्चा को बहुत मौका देंगे, जो ये ऑप्शन है, ये मतलब 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, इसीलिए इसको सेलेक्ट करके आप 7 नेक्स्ट कर दीजिएगा, समझे। फिर अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के विद्यालय समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, एकदम गलत है। द्वितीयक होता है, देखिए दो ये याद रखिएगा, समाजीकरण में पूछता है, परिवार आस पड़ोस प्राथमिक में आता है, बाद बाकी जितना आपका मिलेगा, आपका विद्यालय हो गया, पीर ग्रुप यानी सहपाठी हो गया, ये सब द्वितीयक में आता है। दूसरा ऑप्शन आपका है कि समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक है, समकक्षी यानी स्कूले में जाएगा, तो भी आपका गलत हो गया। तीसरा है विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक, एकदम सही बात है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। और चौथा है परिवार एवं संचार, बोल रहा है द्वितीयक है, तो गलत हो गया, समझे। तो याद रखिएगा परिवार क्या होता है, परिवार और आस पड़ोस प्राथमिक में आता है, बाद बाकी जितना भी आएगा आपका द्वितीयक में आएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। पहला है असफलता अनियमित है। दूसरा योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा योग्यता शुद्ध, देखिए योग्यता को आप सुधार सकते हैं, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर अगला है 13 नंबर कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। पहला शिक्षा शास्त्र और आकलन के जटिल संरचना का प्रयोग। दूसरा है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना का बनाना। तीसरा है दीर्घ सब सामग्रियों का इस्तेमाल। और चौथा है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागम का इस्तेमाल। देखिए करा है नहीं, नोट करा है कौन सा कारण आप नहीं कर सकते। देखिए पहला इसमें जो ऑप्शन है कि आप शिक्षा साथ नहीं, आप ऐसा चीज़ नहीं पढ़ाइए कि बच्चा के जटिल मतलब एक ही आप अथी से पढ़ा रहे हैं, मतलब जटिल उसको लगे, इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नहीं होगा, आपका नहीं बोल रहा है, समझे। और ये चारों क्या है कि व्यक्तिगत शैक्षिक योजना, यानी प्रत्येक बच्चा के लिए आप व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बना सकते हैं। दृश्य शब्द नहीं, आप टीएलएम का प्रयोग कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल ऐड का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी बच्चा के लिए अच्छा है। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागम का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी सही है। तो आपका ए नंबर गलती है, जो करा नहीं कर सकते, तो ये नंबर आंसर हो जाएगा। फिर निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन है। तो सबसे अच्छा जहाँ भी आपको मिले, पहला है कि संकल्पनाओं के बीच मतलब कॉन्सेप्ट के बीच संबंध खोजना, समझे, तो ये सही हो सकता है। दूसरा है विषय, देखिए यंत्रवत याद जहाँ भी करना मिलेगा ना, तो ऑप्शन गलत हो जाता है, याद वाद बच्चा को नहीं करवाना है। तीसरा है आपका बिना विश्लेषण के, ये भी गलत होगा, विश्लेषण करना है। चौथा है अनुकरण भी जहाँ मिले, नकल मिले, वो भी ऑप्शन गलत हो जाता है, आपका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संरचनात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है। देखिए कह रहा है 4 गो अवस्था है, संवेदिक प्रेरक अवस्था, उसी गामक अवस्था भी बोलते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक। और चौथा औपचारिक
संक्रियात्मक अवस्था, समझे। तो वही कह रहा है दूसरा जो अवस्था है जो आपका 2 से 7 साल रहता है उसमें क्या होता है। देखिए अमूर्त सोच के विकास से चौथा अवस्था का है, परिकल्पित निगनात्मक सोच ये भी चौथा अवस्था का है, संरक्षण एवं पदार्थों की कमरता करने की क्षमता ये आपका आ जाता है तीसरा में, और दूसरे जो लास्ट ऑप्शन है कि विचार सोच में केंद्रित, मतलब कोई चीज़ पर ध्यान देगा ना तो एक चीज़ पर ध्यान देगा, समझे, एकदम उसके बारे में विश्लेषण नहीं कर पाता है, समझे, इसीलिए आपका 4 नंबर ऑप्शन इसमें हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन है 16 नंबर की समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। पहला लगातार अभ्यास और परिणाम पर जोर देकर, दूसरा है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, तीसरा है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, चौथा समस्याओं को हल अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। देखिए अटल नहीं देना है, अटल मतलब होता है फिक्स, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। लास्ट सॉरी पहला ऑप्शन से बोलते हैं लगातार अभ्यास, अभ्यास जहाँ भी मिले वो ऑप्शन गलत हो जाता है, तो पहला ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा समरूप मतलब होता है कि एनल मतलब अलग अलग रूप का प्रयोग करके, तो ये सही हो सकता है। ये भी विद्यार्थी में डर भी जहाँ भी रहे वो भी गलत हो जाएगा, और ये है समस्या के अटल बोला, अटल मतलब फिक्स होता है, ये भी गलत हो जाएगा, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, समझे। फिर आपका क्वेश्चन है 17 नंबर कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय रूप से भूमिका, देखिए सक्रिय जहाँ भी शब्द मिले ना आंसर वही ज़्यादा सही होता है, समझे, ये सही हो सकता है। लेकिन देखिए बच्चों पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक जहाँ मिले वो भी ऑप्शन गलत हो जाता है, बच्चे को कोई भूमिका नहीं होती ये भी गलत हो गया, भूमिका रहता है बच्चे का, बच्चे पूर्ण रूप से व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं ये भी गलत चीज़ है आपका, कौन ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब तब क्या करिएगा, तब कैसे आप क्या कीजिएगा, कब कठिनाई होती है, जब किस रूप में कठिनाई होगा, तो वही कह रहा है कि विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, यानी बहुरूप में प्रस्तुत करेगा तो बच्चा को कठिनाई नहीं होता, तो ये सही हो सकता है। तो मतलब ये मतलब नहीं होगा, करा कठिनाई कब होता है। दूसरा सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत है, अब अलग अलग टुकड़ा प्रस्तुत किए जिसमें कोई संबंध ही नहीं हो, तो ये आंसर हो सकता है कि बच्चा को ऐसे कीजिएगा तो बच्चा को कठिनाई हो जाएगा, वो मतलब को रिलेट नहीं कर पाएगा। तीसरा वो आंतरिक से अभिप्रेरित, जब बच्चा आंतरिक से होता है तो उसको सीखने में कठिनाई नहीं होता है। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, यानी बच्चा सीख रहा है तो वो सामाजिक तो वो भी आपका आंसर कौन हो जाएगा, जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया गया हो, समझे। फिर अगला क्वेश्चन है कि शर्मिंदगी, यानी बच्चा को आप कोई मतलब आप क्या उसको बोलते हैं शर्मिंदा कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, तो पहला है बच्चों को अधिगम है तो अभिवृद्धि, बच्चा को शर्मिंदा कीजिएगा तो अभिप्रेरित बच्चा नहीं होगा, समझे। दूसरा है क्या संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, अब बच्चा को अति कीजिएगा तो बच्चा थोड़ा मतलब उस पर इफेक्ट पड़ता है, समझे। तीसरा है कि वे भाव के अध्यापन में प्रक्रिया के बार बार पैदा करना चाहिए, ये गलत चीज़ है, बार बार किसी को शर्मिंदा आप नहीं कर सकते। चौथा है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, एकदम सही बात है कि आप किसी को साथी कीजिएगा तो उसके इमोशन पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि लॉरेंज कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना चाहिए क्योंकि इसे दूसरे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास कौन सा चरण है, तो आपका ये जो है प्रथागत है, मतलब 3 को दिए थे ना चरण, एक दिए थे आपका प्रथा पूर्व, यानी इसको पूर्व परंपरागत बोलते हैं, दूसरा है परंपरागत जिसे प्रथागत बोलते हैं, जो लास्ट वाला है जो उत्तर परंपरागत है जिसे उत्तर प्रथागत बोलते हैं, समझे, तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे बहुबुद्धि सिद्धांत जोड़ देता है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयाम में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, ये जरूरी नहीं है, सबका अलग अलग है, समझे। बुद्धिमत्ता का कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती है व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तीसरा आपका बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ, केवल जहाँ मिले ऑप्शन गलत हो जाता है। चौथा है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, बुद्धिमत्ता विभिन्न प्रकार की होती है, समझे, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर है कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, कोई उत्तेजना होना चाहिए, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, ये सबसे बेटर ऑप्शन है। 23 नंबर है कि लेव बाइगोस्की, देखिए बाइगोस्की जहाँ भी मिले ना 3 चीज़ आप याद रखिएगा, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, जहाँ भी 3 चीज़ मिले, सोशल को बोलते हैं सामाजिक, कल्चर सांस्कृतिक और लैंग्वेज भाषा, जहाँ भी मिले आंसर यही होगा, तीनों जहाँ मिले बाइगोस्की लेव बाइगोस्की इसका आंसर होगा, समझे। तो क्वेश्चन वही कि लेव बाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश का महत्व को देती है, तो किसको देती है, तो सांस्कृतिक उपकरणों के, जहाँ भी आपको सांस्कृतिक से भी मिले आंसर वही हो जाएगा, तो आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर है बच्चों के विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को किस पर प्रतिरूपित किया जाता है, जहाँ भी आपको आनुवंशिकता और पर्यावरण का संबंध मिले वही आंसर हो जाता है, तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका है कि एक खेल के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या है, तो यह लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, समझे, यानी मतलब पहले से जो चला रहा है कि अब जरूरी है कि दोनों में इमोशन होता है, लड़का में भी इमोशन होता है लड़की में भी होता है, इसका मतलब कि लड़का का चोट लगेगा तो नहीं रोएगा, तो क्या है लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, समझे। फिर है कि निम्न में कौन सी परिपाटी विद्यार्थी में संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है,
देखिए बच्चा को अन्वेंशन मतलब खोजने और संवाद करने के लिए बोलिएगा तो बच्चा में क्या होता है कि संज्ञानात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है, समझे। पाठ्य पुस्तक केंद्रित ही होगा नहीं आपको। देखिए पाठ्य पुस्तक वाला जहाँ भी ऑप्शन मिले ना वो सोचे काट दीजिए, ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है, बार बार परीक्षा जहाँ भी मिले काट दीजिए। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन आधारित करना ही नहीं है, इसीलिए आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, समझे। फिर मार्क एंड नेक्स्ट पर निकल जाइए। 27 नंबर क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो देखिए आप किसी बच्चा को विकलांग बच्चा नहीं बोल सकते, 2006 के जो 16 के नियम है। मंदित बालक भी बोल नहीं सकते हैं। छात्र जिसका अशक्त शरीर मतलब होता है कि खराब शरीर, समझे, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन आपका सबसे बेटर है। फिर है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ता को संबोधित करने हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए। विविधता संबंधी मुद्दे पर बातचीत टालनी चाहिए। तो टालनी तो ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो गया आपका, जाओ गलत हो गया, इसको कर दीजिए। दूसरा आपका ऐसा है कि नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करना चाहिए, अभी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का, मानकीकृत मतलब फिक्स होता था, ये भी गलत हो जाएगा आपका। चौथा ऑप्शन है कि विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए, तो सबसे बारे में पूछना चाहिए, तो ये आपका सबसे बेटर ऑप्शन आपका 4 नंबर है, तो ये सही हो जाएगा। फिर आपका है कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वो दंड जहाँ भी आपको मिले ना वो ऑप्शन साफ काट दीजिए, एकदम साफ दंड पुरस्कारी जहाँ मिले ऑप्शन काट दीजिए। इसके आधार पर ज़्यादा त्रुटि करने वाले वो तो हो गया। दूसरा ऑप्शन है वाले छात्रों को दूसरे छात्र से अलग कर सकते हैं, ये भी गलत है, आप कोई गलती कराए तो मतलब अलग को बैठा दीजिएगा। तीसरा ऑप्शन है कि अधिगम केवल जहाँ भी मिले ना हम बोलेंगे आप ऑप्शन काट ही दीजिए, ये भी गलत हो जाएगा। और लास्ट आपका है कि त्रुटियों की समझ अध्ययन प्रक्रिया के अर्थपूर्ण है, यानी बच्चा गलती करा है तो उसे पता ना चल जाएगा कहाँ गलती करा है, तो यही आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है कि अधिगम की प्रक्रिया को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। पहला है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलापों देकर। दूसरा है आसान दीजिएगा तो उससे क्या मोटिवेटेड नहीं होगा बच्चा। परिणीता उन्मुखी लक्ष्यों पर नहीं, एक मतलब आप एक ऐसा लक्ष्य दीजिए जो उससे अति से संबंधित हो, तो ये ऑप्शन हो सकता है। सी दंड आ गया सी नंबर ऑप्शन में तो कट जाएगा। याद जहाँ भी मिले वो भी कट जाएगा, ये सब चीज़ आपका टैग होता है, टैग लाइन है ये सब, समझे। तो ये जहाँ भी ऑप्शन मिले तो इसलिए बी नंबर आपका सही हो जाएगा। फिर आपका अगला है कि शुद्ध, अब आपका आ गया मैथमेटिक्स आ गया, तो मैथमेटिक्स का अभी हम नहीं करेंगे, आपका 30 क्वेश्चन हो गया, समझे। थैंक यू। मैथमेटिक्स का बाद में।